नमस्कार साथियों। मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं हैरोड का विकास मॉडल, हैरोड्स ग्रोथ मॉडल। जी हाँ, जो हैरोड का विकास मॉडल है, ये किन्सियन मॉडल का प्रायोगिक विस्तार है। किन्सियन मॉडल का प्रायोगिक विस्तार, क्योंकि यह दीर्घकालीन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। हैरोड के साथ साथ डोमर, हैरोड ब्रिटेन के अर्थशास्त्री और डोमर जो है वो अमेरिकन अर्थशास्त्री, लेकिन दोनों अर्थशास्त्रियों का मॉडल एक ही अवधारणा को लेकर था, तो इसलिए इसे हैरोड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हम अपने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का मूल बिंदु जो है वो एक ही है। इसलिए हैरोड डोमर मॉडल को किन्सियन मॉडल का प्रायोगिक विस्तार कहा जाता है। किन्सियन मॉडल का प्रायोगिक विस्तार माना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर नेट सेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स के संविदा शिक्षक वर्ग एक, केंद्रीय विद्यालय आदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है हैरोड डोमर मॉडल? किन्सियन मॉडल का प्रायोगिक विस्तार है। यह दीर्घकालीन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। हैरोड डोमर का प्रमुख उद्देश्य उन दशाओं का पता लगाना है जो मंदी तथा स्फीति के बिना पूर्ण रोजगार की सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या होता है कि जब पूर्ण रोजगार की हम बात करते हैं तो अपने आप ही स्फीति बढ़ जाती है, स्फीति बढ़ जाती है, और स्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो मंदी आ जाती है, मंदी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, कुल मिला के बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो केन्सियन मॉडल, ये जो हैरोड डोमर मॉडल का उद्देश्य है उन दशाओं का पता लगाना है जो मंदी तथा स्फीति के बिना पूर्ण रोजगार की सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है। और ये जो इन्होंने प्रयोग किया है, ये विकसित देशों के मॉडल पर किया है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं। हम हैरोड मॉडल की बात करें तो हैरोड मॉडल सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में एन एसे ऑन अ डायनामिक थ्योरी, एक हैरोड की एक बुक प्रकाशित हुई थी 1939 ईस्वी में, एन एसे ऑन ए डायनामिक थ्योरी। इसमें यह मॉडल इनका प्रकाशित हुआ था 1939 में। एसे, एन एसे ऑन डायनामिक थ्योरी, एन एसे ऑन डायनामिक थ्योरी। इसकी यदि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो क्या क्या विशेषताएं हैं? तो व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित अनुपात व्यय करते हैं, जितनी भी आय प्राप्त करते हैं तो उसका एक निश्चित अनुपात व्यय करते हैं, अर्थात अपनी आय का एक अनुपात बचाते हैं, बचत भी करते हैं। दूसरी यदि हम इनकी बात करें तो उन्होंने बोला आय प्राप्ति एवं उपभोग के मध्य समयांतर नहीं होता, आय प्राप्ति तथा उपभोग के मध्य समयांतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में वास्तविक बचत तथा प्रत्याशित बचत परस्पर समान होती है। तीसरा यदि पॉइंट देखें तो आय में वृद्धि के एक निश्चित अनुपात में विनियोजन करते हैं। मतलब जितनी आय प्राप्त होगी तो उसका एक निश्चित अनुपात में विनियोजन भी करते हैं। यदि किसी अवधि में पूर्व की अवधि की तुलना में आय में वृद्धि होती है तो उत्पादक आय में वृद्धि के एक निश्चित गुणनफल में वो विनियोग भी करता है। जो लास्ट पॉइंट है, आय तथा विनियोग के मध्य कोई समयांतर नहीं होता। जैसे आय और उपभोग के मध्य समयांतर नहीं होता, उसी प्रकार आय तथा विनियोजन के
मध्य भी कोई समयांतर नहीं होता है। तो ये जो मान्यताएं थी, एजम्पशंस थी, तो इसके आधार पर हैरोल्ड यह पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि वास्तविक विनियोग तथा प्रत्याशित विनियोग बराबर होने तथा असमान होने पर क्या होता है। वास्तविक विनियोग तथा प्रत्याशित विनियोग बराबर होने तथा असमान होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि इन्होंने ग्रोथ रेट्स इन हेरोड्स मॉडल, तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं इसमें, इसे समझना है हमें। नंबर एक, वास्तविक विकास दर, जिसे जी से इन्होंने प्रतिपादित किया है, वास्तविक विकास दर, जी, अर्थात जो विकास दर वर्तमान में चल रही है। और वास्तविक विकास दर बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। वास्तविक विकास दर जो है वो बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। इसे हम डायरेक्ट एक फार्मूले में लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू S अपॉन C। G इज इक्वल टू S अपॉन C। S बचत अनुपात, C पूंजी उत्पाद अनुपात। क्या है वास्तविक दर? यह वह दर है जिस पर देश विकास कर रहा है और यह दर अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं विकास की आवश्यक दर अर्थात GW। विकास की आवश्यक दर अर्थात GW, वारंटेड ग्रोथ रेट। GW क्या है? वारंटेड ग्रोथ रेट। तो हैरोल्ड के अनुसार आवश्यक वृद्धि दर विकास की वह दर है जिसकी आशा में उद्यमियों ने निर्णय लिए हैं और जिसकी प्राप्ति होने पर वे बराबर इसी दर को पाना चाहते हैं। तो GW निकालने का फार्मूला है S अपॉन CR। S अपॉन CR। GW वारंटेड ग्रोथ रेट बराबर क्या? S अपॉन CR। S सीमांत बचत प्रवृत्ति और CR पूंजी उत्पाद अनुपात। CR क्या? पूंजी उत्पाद अनुपात। इसी प्रकार यदि हम विकास की प्राकृतिक दर GN की यदि हम बात करें, विकास की प्राकृतिक दर को इन्होंने GN के रूप में प्रतिपादित किया है। इस दर पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है। ये वो दर है जिसमें अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है, GN। और वह दर देश के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम की उपलब्ध मात्रा तथा तकनीकी प्रगति आदि पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार विकास की प्राकृतिक दर, जिसे GN कहा है, और हैरोल्ड ने इसे अनुकूल कल्याण दर की भी संज्ञा दी है। अनुकूल कल्याण दर की भी संज्ञा दी है। यदि पूर्ण रोजगार वृद्धि की, पूर्ण रोजगार की यदि दर है तो उसके लिए इन्होंने बोला कि GN बराबर S होना चाहिए। और इसी प्रकार सतत विकास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बनेगा ये क्वेश्चन। क्या सतत विकास यदि करना है, हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में, हैरोल्ड्स इक्वेशन यहां पर हम देखेंगे। तो तीन समीकरण इनके द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहला दिया है GC बराबर S। हैरोल्ड के तीन इक्वेशन बोला गया है। तो पहला समीकरण है GC बराबर S। GC बराबर S। तो इसका अर्थ है कि विनियोजन तथा बचतें सदा समान होती है। विनियोजन तथा बचतें सदा समान होती है। क्लियर एकदम? GC बराबर S अर्थात विनियोजन तथा बचतें बराबर होती है। दूसरा समीकरण है इसका GW अपॉन CR इज इक्वल टू S। GW अपॉन CR इज इक्वल टू S, जहां GW अर्थात विकास की आवश्यक दर, ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, और CR अर्थात पूंजी उत्पाद अनुपात, और S क्या है?
बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो दूसरा समीकरण क्या है? GW अपॉन CR इज इक्वल टू S। थर्ड समीकरण में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, GN इंटू CR बराबर भी होता है S के या बराबर नहीं भी हो सकता है S के। GN अब इंटू CR इज इक्वल टू या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू S, बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये तीनों समीकरणों को हमें याद करने की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में। इसके जो समीकरण है, तीन महत्वपूर्ण बातें इनके द्वारा बताई गई है, इसे हम अगली स्लाइड में लेके आए हैं। सतत विकास, सतत विकास के लिए क्या है? G बराबर GW, G बराबर GW। यदि सामान्य ग्रोथ रेट G अर्थात G वास्तविक विकास दर और GW वारंटेड ग्रोथ रेट या विकास की आवश्यक दर, यदि दोनों बराबर है तो इसे सतत विकास दर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सतत विकास दर, सतत विकास दर, सतत विकास दर या प्रायोगिक साम्य की स्थिति कहेंगे। और इसमें दोहरी शर्त पूरी होना चाहिए, C बराबर CR भी होना चाहिए, G बराबर GW व C बराबर CR। तो क्या बोलेंगे इसे? सतत विकास की दर। इसी प्रकार पूर्ण रोजगार संतुलन की यदि हम बात करें तो G बराबर GW बराबर GN, मतलब सीधा सा वास्तविक विकास दर बराबर प्राकृतिक विकास दर बराबर विकास की आवश्यक दर, अर्थात वास्तविक विकास दर बराबर वारंटेड ग्रोथ रेट बराबर नेचुरल ग्रोथ रेट, प्राकृतिक विकास दर। ये तीनों यदि बराबर होती है तो इसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। और ये जो पूर्ण रोजगार संतुलन होता है ये कभी कभी विचलित भी हो जाता है, विचलित भी हो जाता है। यदि कल्पना करें कि यदि G अधिक हो जाए GW से, मतलब कि वास्तविक विकास दर जो है विकास की आवश्यक दर से अधिक हो जाए, वास्तविक विकास दर विकास की आवश्यक दर से अधिक हो जाए तो अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन स्फीति की चपेट में आ जाती है, अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन स्फीति की चपेट में आ जाती है। अर्थव्यवस्था क्या होगी? दीर्घकालीन चपेट की स्थिति में आ जाएगी। और इसी प्रकार वास्तविक विकास दर जो है वो विकास की आवश्यक दर से कम रह जाए, G यदि कम हो जाए GW से, G यदि कम हो जाए GW से तो फिर दीर्घकालीन मंदी की स्थिति हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? दीर्घकालीन मंदी की स्थिति हो जाती है, दीर्घकालीन मंदी की स्थिति हो जाती है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी है जो इसकी पिछली स्लाइड में हमने देखा था। तो आलोचनाओं की यदि हम बात करें, आलोचनाओं की यदि हम बात करें जो पिछली स्लाइड में हमने लिखा हुआ है उसमें जाके हम देख सकते हैं कि हैरोड मॉडल में आय में वृद्धि किन कारणों से होती है, इसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। दूसरा क्या कि आय में वृद्धि किन कारणों से होती है, इसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया। इसे समझाने में असमर्थ रहे हैं कि आय में वृद्धि किन कारणों से होती है। दूसरी आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि हैरोड ने नव प्रवर्तनों व ब्याज की दर को स्थिर मान लिया है, नव प्रवर्तनों और ब्याज की दर को स्थिर मान लिया है, परंतु नीतियों के निर्धारण क्षेत्र में यह मान्यता गलत है, ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो दूसरी आलोचना किस आधार पर की गई है कि हैरोड ने नव प्रवर्तनों व ब्याज की दरों को स्थिर मान लिया है, परंतु नीतियों के निर्धारण क्षेत्र में यह मान्यता गलत है। थर्ड नंबर पे यदि इनकी आलोचना देखें
तो हेरोड का मॉडल अर्ध विकसित देशों पर लागू नहीं होता, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि हेरोड का जो मॉडल है वो विकसित देशों के अध्ययन के आधार पर है, तो इसलिए ये अल्प विकसित देशों पर, अर्ध विकसित देशों पर ये लागू नहीं होता है। चौथी आलोचना इस आधार पर की गई है कि हेरोड ने आवश्यक विकास दर की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, इसके निर्धारक तत्वों को उन्होंने नहीं बताया है। और लास्ट अंतिम रूप से हम देखेंगे कि हेरोड ने पूंजी को अनावश्यक महत्व दिया है तथा अन्य घटकों की उपेक्षा की है। पूंजी को अनावश्यक महत्व दिया है और अन्य घटकों की उपेक्षा की है। तो इस प्रकार ये जो हेरोड का मॉडल है वो उन्नत देशों के अनुभव पर आधारित है। ये अर्थव्यवस्था में इन अर्थशास्त्रियों ने मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को महत्व दिया था। ये जो हेरोड और डोमर थे, दोनों ने मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को महत्व दिया था। हेरोड ने गुणक और त्वरक की क्रियाशीलता द्वारा विकास का प्रावैगिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। गुणक और त्वरक की क्रियाओं का विकास का प्रावैगिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और हेरोड के अनुसार प्रावैगिक साम्य को उत्पन्न करना ही विकास है और विकास प्रक्रिया में पूंजी संचय प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मित्रों, आज हमने डोमर का मॉडल पढ़ा है और अगला जो वीडियो होगा हमारा वो डोमर के मॉडल संबंधित होगा। ये जो आज हमने पढ़ा वो हेरोड का मॉडल था और अगला जो वीडियो होगा वो डोमर का मॉडल होगा। जो दूसरा वीडियो होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम हेरोड और डोमर मॉडल में क्या समानताएं थी, क्या भिन्नताएं थी और इसकी आलोचना वगैरह कंप्लीट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।